नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षणिक वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलनी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। हिंदी लोक भारती की किताब में जो नवी विधा दी गई है, रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एकांकिका, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे रचनाकार का परिचय। जन्म 1917, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश और मृत्यु 1978। परिचय: जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। अपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। प्रमुख कृतियां: कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। गद्य संबंधी, इस गद्य के संबंधी यहाँ पे दिया गया है। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। तो चलिए देखते हैं प्रस्तुत एकांकिका जो यहाँ पे दी गई है। पात्र: सबसे पहले इस एकांकिका में कौन कौन से पात्र हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी। उमा, सुशिक्षित युवती। राम स्वरूप, उमा के पिता। प्रेमा, उमा की माँ। शंकर, एक युवक। गोपाल प्रसाद, शंकर के पिता। और रतन, राम स्वरूप का नौकर। इतने पात्र यहाँ पे दिए गए हैं। एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। राम स्वरूप: अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन: बिछा दे साहब। रतन जो है वह उनका नौकर। राम स्वरूप जरा तेज आवाज में: और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहा है? रतन तख्त बिछाता है। ही उसे हंसी आती है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए: और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा जो है यह उनकी पत्नी, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप: क्या हुआ? प्रेमा कहती है: तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप: अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। यहाँ पे उमा को देखने के लिए मेहमान आ रहे हैं और उसकी सारी तैयारियां राम स्वरूप, रतन और प्रेमा तीनों उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और राम स्वरूप अपनी बीवी प्रेमा को बता रहे हैं कि किस तरीके से उमा ने उन मेहमानों के सामने आना चाहिए। प्रेमा: और लड़का? राम स्वरूप: बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। लड़की के बारे में जब प्रेमा उनसे पूछती है तब वे कहते हैं लड़की के बारे में। रतन बीच में ही धीमी आवाज में: बाबूजी, बाबूजी। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर: अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। जो मेहमान आए हैं उनमें बाबू गोपाल प्रसाद है, वे बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखार कर: नहीं, टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप लड़के की तरफ मुखातिब होकर: और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? इससे हमें पता चलता है कि लड़के का नाम शंकर है और गोपाल प्रसाद जो है वह लड़के के पिताजी।
शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? समझ कर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आपका क्या तकल्लुफ करते हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक है कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। शंकर खखार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी वालों पर टैक्स लगाएगी। शंकर खखार कर, वहां पे कहता है कि अभी ज्यादा चीनी लेने वालों पर सरकार टैक्स लगाने वाली है। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़े। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर, किस मामले में। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। गोपाल प्रसाद के जो ख्यालात है, विचार है, वह यहाँ पे हमें नजर आते हैं कि जो बहू ने करनी है वह कम पढ़ी लिखी हो, सिलाई पुराई कर ली बस हो गया, ऐसा उनका मानना है। रामस्वरूप, हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा। लड़की की आंखों पर चश्मा देखकर बाप और बेटे दोनों चौंक कर बोलते हैं। रामस्वरूप जरा सकपका कर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो ही नहीं है कुछ। गोपाल प्रसाद फिर से उनको सवाल करते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं ना ये हो। तब रामस्वरूप कहते हैं कि जी नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झपटी से आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है।
उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा, चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ। गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा, चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछते, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेरे तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मकान मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। भोर का तारा एकांकी संग्रह से ली गई यह एकांकी। इस एकांकिका में उमा, यह एक पढ़ी लिखी लड़की जिसे देखने के लिए शंकर राम का लड़का आता है, गोपाल प्रसाद, उसके पिताजी रामस्वरूप, और वहां पे जो बात घटी है, यहाँ पे जो प्रसंग हुआ है उसका वर्णन यहाँ पे अच्छी तरीके से एकांकिका की सहायता से जगदीश चंद्र माथुर ने हमारे सामने रखा है। तो चलिए अभी इस एकांकिका पर आधारित कृतियां हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ई लर्निंग के माध्यम से सहायता से आज हम 9वां जो पाठ दिया गया है, रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर, उस पर आधारित परिच्छेद हम यहाँ पर देखेंगे। मैं अविनाश पटेल आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। पहला परिच्छेद जो यहाँ पे दिया गया है, अबे धीरे चल से लेके मार्जिन रखता हूँ तक निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इस प्रकार का सवाल हमें दिया जाता है। और पहला सवाल जो है, परिच्छेद पर पहली जो कृति पूछी जाती है, आकलन कृति, संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक संजाल दिया गया है और उस संजाल का मुख्य विषय है रिश्ते। यहाँ पे 4 रिश्ते जोड़ियां दी गई है, रामस्वरूप उमा, रामस्वरूप प्रेमा, शंकर गोपाल प्रसाद और रतन रामस्वरूप। तो इन जोड़ियों का जो रिश्ता है वह हमें इन बॉक्सों में लिखना है। रामस्वरूप और उमा, इनका जो रिश्ता है वह पिता पुत्र का रिश्ता था, जो हमने इस परिच्छेद की सहायता से, इस पाठ के माध्यम से हम बता सकते हैं। रामस्वरूप और प्रेमा दोनों का पति पत्नी का रिश्ता था। उसके बाद रतन और रामस्वरूप, रतन नौकर था और रामस्वरूप मालिक थे, इसलिए नौकर मालिक का उनका रिश्ता हुआ। और शंकर गोपाल प्रसाद, यह पिता पुत्र थे। तो इस प्रकार हम यह पहली जो कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए, इस तरीके से हम पूरी कर सकते हैं। दूसरा सवाल उस पर आधारित आकृति पूर्ण कीजिए।
व्यावसायिक शिक्षा के नाम। यहाँ पे इस परिच्छेद में दो व्यावसायिक शिक्षाओं के नाम आए हैं। तो पहला वकील और दूसरा जो है मेडिकल, यह हम बता सकते हैं। तीसरा सवाल है उस पर आधारित शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। इस परिच्छेद में शास्त्रीय संगीत के वाद्यों का नाम आया है। पहला हम हारमोनियम, यह हमने इस परिच्छेद में देखा है, और दूसरा जो है वह है सितार। इस तरीके से यह भी आकृति हम पूरी कर सकते हैं। कृति नंबर 2, आकलन कृति में सवाल पूछा गया है, कारण लिखिए। पहला सवाल है उमा मेहमानों के सामने जरा करीने से आई। तो इसका कारण हम परिच्छेद की सहायता से इस प्रकार लिख सकते हैं, गोपाल प्रसाद खूबसूरत बहू चाहते थे, इसलिए उमा को मेहमानों के सामने करीने से आने के लिए कहा गया था। दूसरा सवाल, रामस्वरूप ने हारमोनियम उठा कर लाने को कहा। रामस्वरूप ने हारमोनियम उठा कर लाने के लिए क्यों कहा, तो उसका कारण हम लिख सकते हैं, रामस्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी लड़की हारमोनियम बजाना जानती है। इस प्रकार हम कारण लिख सकते हैं। कृति नंबर 3 से पहले इसमें दूसरा सवाल दिया गया है, ये वाक्य किसने किससे कहे हैं, लिखिए। पहला वाक्य है अबे धीरे धीरे चल। यह जो वाक्य है रामस्वरूप ने रतन से कहा है। दूसरा वाक्य दिया गया है बिछा दे साहब, रतन ने रामस्वरूप से कहा है। तीसरा वाक्य है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। यह जो वाक्य था प्रेमा ने रामस्वरूप से कहा है। और चौथा, अरे हाँ देखो उमा से कह देना जरा करीने से आए, रामस्वरूप ने प्रेमा से कहा है। उसके बाद कृति नंबर 3, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों का वचन बदल कर लिखिए। पहला सवाल है, पहला शब्द है बेटी, उसका बहुवचन हम बेटियां बना सकते हैं। दूसरा शब्द है तकलीफ, तकलीफें। नंबर 3, रास्ता, रास्ते। छुट्टी, छुट्टियां। वचन बदल कर लिखिए। इस सवाल में हमें अगर एक वचन दिया होगा तो उसका हमें बहुवचन करना होगा, और अगर बहुवचनीय शब्द होगा तो उसका एक वचन हमें करना पड़ता है। दूसरा सवाल है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पहला शब्द है पसीना, यह पुल्लिंग है, और दूसरा जो है मजबूरी, यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार कृति नंबर 3 में शब्द संपदा में सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 4, सोमत अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए पूछी जाती है। हमारे विचार यहाँ पे हमें प्रकट करने होते हैं। सवाल इस तरीके से दिया गया है, रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बातें है उसे अपनी मजबूरी बताते हैं, इस विषय में अपने विचार लिखिए। तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं, रामस्वरूप एक अच्छे पिता है, उनकी इकलौती पुत्री है, वे स्त्री शिक्षा के पक्षधर है, इसलिए उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। वे उमा का विवाह एक शिक्षित परिवार के सुशिक्षित युवक से करना चाहते हैं। यह नाटक जिस दौर में लिखा गया उस समय सभी लोग स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं देते थे, आवश्यक नहीं समझते थे। लोगों की नजरों में बहू की उच्च शिक्षा घरेलू जीवन में व्यवधान थी। परिणाम स्वरूप जहां कहीं भी विवाह संबंध के लिए बातें करते, बेटी की उच्च शिक्षा बाधा बन जाती। कहीं भी विवाह निश्चित न हो पाने के कारण रामस्वरूप परेशान हो जाते हैं और मजबूर होकर उमा के बीए तक पढ़े होने की बात छिपाने का रास्ता ढूंढते हैं। स्वयं प्रगतिशील विचारों का होते हुए भी विवाह योग्य लड़की का पिता होने के कारण रामस्वरूप जी को विवशतावश रूढ़िग्रस्त लोगों के सामने झुकना पड़ता है। यही उनकी मजबूरी है। तो इस प्रकार हम इस परिच्छेद की सहायता से, इस पाठ की सहायता से इसका जवाब हमारे विचारों में हम लिख सकते हैं। परिच्छेद नंबर 2 हम देखेंगे। यहाँ पे पद्यांश क्रमांक 2 सवाल दिया गया है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। दूसरा जो परिच्छेद है वह परिच्छेद पर आधारित यह पहली कृति है, आकलन कृति, जो यहाँ पे दी गई है। सवाल दिया है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला सवाल है, पहला वाक्य है, अच्छा तो साहब फिर टिम्ब टिम्ब की बात हो जाए। काम, शादी और बिजनेस, रिक्त स्थान दिया गया है, तो इन तीनों शब्दों में से सही शब्द हम चुनेंगे बिजनेस। अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। दूसरा सवाल दिया गया है, जरा नाश्ता तो कर लीजिए। यहाँ पे नाश्ता, तीनों में से नाश्ता हम यह सही शब्द का यहाँ पे चयन करेंगे। नंबर 3, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। यहाँ पे हम कमर इस शब्द का प्रयोग करेंगे। और नंबर 4, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है।
जो 3 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से खूबसूरती को हम यहाँ पर उसका चयन करेंगे और सही विकल्प खूबसूरती उसका चयन करके फिर से वाक्य लिखेंगे। तो इस प्रकार हम पहली आकलन कृति यहाँ पर उनका जवाब हम लिख सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 2 आकलन कृति। दूसरी आकलन कृति दी गई है, गलत वाक्यों को सही करके लिखिए। पहला वाक्य दिया है, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ ठहरेंगे। यह जो गलत वाक्य है उसे हम सही करके लिखेंगे परिच्छेद की सहायता से। तो इस प्रकार, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। इस प्रकार से हम उसे सही करके लिखेंगे। दूसरा वाक्य दिया है, सुना है सरकार अब ज़्यादा जमीन खरीदने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो इसे हम इस प्रकार उसमें बदलाव कर कर सही करके लिखेंगे। उसके बाद कृति नंबर 3 शब्द संपदा। पहला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है दोस्त, उसके लिए दुश्मन, आमदनी, खर्च, मुश्किल, आसान, खूबसूरती, बदसूरती। नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है नाश्ता, उसका समान अर्थ वाला शब्द है जलपान। दूसरा है ख्याल, उसका विचार। तीसरा ब्याह, शादी, जरूरी और आवश्यक। इस प्रकार हम समानार्थी शब्द भी लिख सकते हैं। कृति नंबर 4 यहाँ पे सोमत अभिव्यक्ति पर दी गई है। गोपाल प्रसाद को बिजनेस मानते हैं, इस विषय में अपने विचार लिखिए। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, इस विषय में अपने विचार हमें लिखने हैं। तो इस प्रकार हम उसका जवाब लिख सकते हैं। गोपाल प्रसाद विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। जिस प्रकार एक व्यापारी पहले अपने लाभ हानि का विचार करता है फिर व्यापार करता है, उसी प्रकार गोपाल प्रसाद अपने डॉक्टर पुत्र का विवाह एक संपन्न परिवार में करना चाहते हैं। हिंदू समाज में विवाह के पवित्र बंधन में आ जाता है जो परिवारों को सदा के लिए एक कर देता है। परिवार एक दूसरे के सुख दुख में साथ होते हैं और गोपाल प्रसाद के लिए विवाह 2 परिवारों का मिलन ना होकर एक प्रकार का बिजनेस है। वे चाहते हैं कि अच्छे परिवार की कम पढ़ी लिखी लड़की से बेटे का विवाह कराया जाए ताकि बढ़िया दहेज मिले और बाबू और बहू बिना किसी नाच नखरे के घर के कामों में लगे रहे। इस प्रकार इसका जवाब हमारे शब्दों में हम लिख सकते हैं। सोमत अभिव्यक्ति है, हर एक छात्र अपने शब्दों में अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट कर सकता है और यहाँ पर इसका जवाब लिखने का प्रयास कर सकता है। अच्छी तरीके से अगर इसका जवाब लिखा गया होगा तो उसे यहाँ पे 2 अंक मिल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज यहाँ पे रीढ़ की हड्डी इस पाठ पर हमने 2 परिच्छेदों के बारे में यहाँ पे देखा है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।